हर्ष भाई, जो अग्निपथ न लेकर 14-15 तारीख ने सरकार यह स्कीम लेकर आई, लगातार युवाओं में जोश, रोष और आक्रोश, तोड़फोड़ भी हुई, आगजनी भी हुई, लेकिन हर आदमी की तरफ एक ही चीज गई भाई, बिना कोई तोड़फोड़ करे विरोध प्रदर्शन करना सबका आगे कर सकते हैं। तो उस दिन के बाद सवाल सीधा यूं है कि जो बयान आए, चाहे जनरल की बात हो, जनरल की बात हो, अपनी सरकार की बात, जो प्रदर्शन में दिख गया, चेहरा दिख गया, वो अग्निवीर नहीं बन सका। सीधी सीधी बात यह थी कि जो विरोध प्रदर्शन करेगा वो फॉर्म नहीं भर सकता। तो सरकार का यू बयान आया, यानी युवा की आवाज दबाई दी, युवा बाहर नहीं निकल रहे। क्या मानो? सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार साथियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि इतनी ताकत, इतनी पावर, सच्चाई तो ये है किसी पंचायती ने, किसी संगठन ने भी नहीं लगाई जितनी ताकत आप सभी साथी लगा रहे हो। आप सभी साथियों को इस चीज़ के लिए भाई हाथ जोड़ कर धन्यवाद है। दूसरी बात ये है, जितनी जो भी गोदी मीडिया बड़े चैनल हैं वे सब इन चीज़ों को कवरेज नहीं करते। आप एक किसान पुत्र होने के नाते, एक लोकल मीडिया होने के नाते, आप सबके चैनल के माध्यम से आज एक बात बताना चाहता हूँ। मारे बच्चे, मारे भाई, चाहे उनके 100 सब्सक्राइब हो, चाहे उनका छोटा चैनल हो, चाहे उनका बड़ा चैनल हो, अपने बच्चों को, अपने भाइयों को सबसे ज़्यादा तो भाई इज्जत दो, इनका मान सम्मान करो। अपनी जेब में तेल लगा के ये आगे पीछे घूमने लग रहे हैं। आंदोलन फैल हो या आंदोलन पास हो, इन बेचारा ना तो नौकरी लागना, ना इन्हें कुछ मिलना, ये थारे लिए सेवा कर रहे हैं। अब बात आती मुद्दे की, जो आपने कहा कि जो नौजवान साथी थे वो शुरू में दिखाई दिए, उसमें आगजनी हुई, तोड़ फोड़ हुई या कुछ भी हुआ। ऐसा है, ये जो विरोध था तोड़ को लेके या अग्निपथ को लेके, जितने युवा सब समझ चुके हैं कि ये चीज़, ये जो नया कानून लेके आई है हमारे लिए खतरनाक है। लेकिन दुख इस बात का है, आजकल के जो युवा हैं वे उस टाइम जोश में, आक्रोश में आके उन्होंने तोड़ फोड़ की या उन्होंने जो कुछ भी किया, जब सरकार ने उनको चेताया, सरकार ने उनको डराया, सरकार की छोटी सी धमकी से वे चुप हो के आप अपने घरों में बैठ गए। मैं उन सभी छोटे मोटे, छोटे बड़े, जितने जो भी मेरे साथी, मेरे भाई, उन सब से एक बात पूछना चाहता हूँ, या जो लड़ाई लड़ रहे हैं, इस आंदोलन को लड़ रहे हैं, इस आंदोलन को लड़ने से ना तो हर्ष छिकारा को कोई फायदा होना, ना इन पत्रकार साथियों को कोई फायदा होना, ना किसी खाप के बुजुर्गों को कोई फायदा होना, क्योंकि हमारी नौकरी की उम्र नहीं है, नौकरी की उम्र आप लोगों की। और आप लोग बताते हुए भी शर्म आती है मुझे। मैंने कम से कम 50 वीडियो देख ली। दब के हमारे बच्चे हरिद्वार नहाने के लिए जा रहे हैं, दब के हमारे बच्चे वहां पे लड़ाई झगड़े कर रहे, जिनकी वीडियो आने लग रही, वहां आप लोगों को केस लगते, वो केस तो जायज है। और जो केस आप अपने हकों के लिए लड़वा सकते थे वो आपके लिए नाजायज है। मतलब हरियाणा के अंदर इतने बुज़दिल इंसान हो गए क्या, इतने बुज़दिल युवा हो गए। मैं आप सभी साथियों से एक बात पूछना चाहता हूं, जब आप देश सेवा करने जाते हो वहां गोलियां चलती, गोलियों का सामना करना पड़ता है। यहां आप छोटे मोटे केस से डर गए, वहां देश सेवा आप लोग कैसे कर लेते? मुझे तो लगता नहीं भैया आप लोग देश सेवा कर लेते। आपके बुजुर्ग, जो खाप पंचायत हुई लिजवाड़ा गांव के अंदर, आगे से पीछे तक हम देख रहे थे, सिर्फ सफेद कपड़े वाले हमारे बुजुर्ग दिखाई दे रहे थे। या हमारे नौजवानों की अगर बात करें तो नौजवानों में या तो पत्रकार साथी दिखाई दे रहे थे, या 10-20 जो हमारे वर्ग के भाई हैं वे साथी दिखाई दे रहे थे। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। आप एक अच्छाई और सच्चाई के रास्ते पर जब चलते हो, सोशल मीडिया पे जब लाइव आते हो या सोशल मीडिया पे वीडियो देखते हो, वहां अच्छी अच्छी कमेंट करते हो, आपके साथ है, आपके साथ है, वो साथ जमीनी स्तर पे तो कहीं दिखाई नहीं देता भाई। इस कानून से मैं आप सभी साथियों से एक बात पूछना चाहता हूं, हमारे को क्या फायदा होगा? कुछ भी नहीं। सरकार इतनी डरी हुई है, सरकार पिछले एक हफ्ते में 250 बैठक कर चुकी है, 250 बैठक कर चुकी है कंटिन्यू। पिछले 500 घंटे से अलग अलग जगह अलग अलग मीटिंगें चल रही हैं इसी तोड़ को लेके। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश दे दिए हैं कि जो ये नया कानून आप लेके आए हो इसकी जांच होगी पहले। आप ऐसे कैसे किसी भी कानून को पास कर सकते हो या लागू कर सकते हो? सुप्रीम कोर्ट आपके हक में, पत्रकार साथी आपके हक में, आपके बुजुर्ग आपके हक में, फिर भी आप लड़ाई नहीं लड़ रहे। ये मेरे हरियाणा का एक मुझे शर्म आती बताते हुए भाई। हमारे हरियाणा के अंदर इतने संगठन, इतने ताकतवर, इतनी खापे, इतने अच्छे अच्छे इंसान हैं, फिर भी हमारे को हमारी एकता देखने को नहीं मिल रही। हम अब पंचायत के अंदर थे, वहां भी हमने देखा बहुत ही अच्छी पंचायत लजवाड़ा गांव की। पहले तो मैं उस सरदारी को सैल्यूट करता हूं, आप लोगों ने इतना अच्छा खाने का, पीने का, बैठने का प्रबंध कर रखा था, सबको इतना मान सम्मान दिया, हमारे जैसे बच्चों को भी बोलने का मौका दिया।
आप सभी का दिल की गहराई से धन्यवाद। लेकिन दुख एक बात का है, जब आप मुद्दे की बात पे करते हो, जो भी संगठनों के आदमी प्रधान, वे सिर्फ उस मुद्दे से आप लोगों को दूर ले जाके अपनी बातें रखने लग जाते। मैंने ये किया, मैंने वो किया, हमारे संगठन ने ये किया। मैं ये कहना चाहता हूं, मुद्दे के टाइम पे मुद्दे की बातें ही अच्छी लगती है। हम इकट्ठे हुए थे बच्चों के लिए, हम इकट्ठे हुए थे अग्निपथ को लिए लेके। हमने पैदल यात्रा इसलिए शुरू करी थी, अपने घरों से बच्चे निकले, बच्चों का डर दूर हो। लेकिन बच्चों का डर कहाँ दूर हो, कहीं भी नहीं। और आपके चैनल के माध्यम से सभी साथियों को एक बात और भी बताना चाहता हूं, ये मेरे तरफ से विचार है। पंचायत के अंदर शांतिपूर्वक तरीके से पंचायत की जो समाप्ति हुई वो इस चीज को लेके हुई है कि दोनों बच्चों को श्रद्धांजलि देनी थी। श्रद्धांजलि के साथ साथ सभी से एक उम्मीद करनी थी, तोड़ फोड़ ना करें। आप लोगों का जो आंदोलन है, जिस भी तरीके से नौजवान साथी जारी रखेंगे, आपके बुजुर्ग आपके साथ हैं। लेकिन नौजवान साथी बाहर तो निकले, अपने ही कुछ साथी सापला आपको पता होगा धरने पे बैठे हुए हैं। क्या कोई साथी उनको कवरेज कर रहा? क्या कोई साथी उनको दिखा रहा? अगर कोई दिखा रहा तो मैं उन सभी साथियों को बता देना चाहता हूं, वे भी आप लोगों के लिए लड़ रहे हैं। आपके भाई अपना घर छोड़ के बाहर निकले थे तो शाम से चल के, आज भी वही बैठे। उन्होंने कसम खाई थी, हम जब तक घर नहीं जाएंगे, जब तक तोड़ वापिस नहीं होगा। एक छोटी सी डिमांड सरकार को, मोदी साहब को, खट्टर साहब को, अगर आप ये चाहते हो कि हम अग्निपथ लागू करेंगे, हम आपका स्वागत करते हैं। लेकिन हमारी भी छोटी छोटी जो डिमांडें हैं, वैसे तो मेरे साथी मेरे भाई अपने घरों में बैठ गए, लेकिन आप अपने घरों में बैठ के आवाज तो उठा सकते हो, घर से तो आंदोलन लड़ सकते हो। ये दो चीजें तो मान लो, आपके लिए जीवन में हो सकता फायदा हो जाए। पत्रकार साथियों से भी ये उम्मीद है, ये जो दो चीजें आप लोगों को बताने जा रहा हूं, इसको ज्यादा से ज्यादा दिखाया जाए। मांग नंबर 1, अग्निपथ जो 4 साल के लिए आप लेकर आ रहे हो, हम उसका स्वागत करते हैं। आपका दुनिया समर्थन भी करेगी। सिर्फ एक बदलाव कर दें, 18 से 21 साल के जो बच्चे हैं उनको तो आप परमानेंट जॉब पे रखो। 25 से 40 साल जिन बच्चों की उम्र है, जो ओवर एज हो चुके हैं, 4 साल के नाम के उनको रख लो। जिनकी उम्र जा चुकी है 25 से 40 साल जिनकी उम्र है, जो बेरोजगार हैं, वे कहां जाएंगे? आप उनको 4 साल के नाम के रख लो। और उसके बाद जो भी आपने 25% आदमियों को पक्का करना है वो उनके अंदर से कर दो। और 18 से जो 21 साल की उम्र है, उन बच्चों को आप परमानेंट फौजी लो। इससे दूसरी जो अपनी डिमांड है, जो ये मेरी खुद की अपनी सोच है, व्यक्तिगत राय बता रहा हूं, आप लोगों को अच्छा लगता है तो इस चीज को शेयर करके आगे बढ़ा सकते हो। दूसरी बात, जो भारतीय जनता पार्टी है, जिसको बीजेपी कहते हैं, उसने विपक्ष को बिल्कुल खत्म कर दिया है। विपक्ष में चाहे कोई भी हो, विपक्ष वाले में इतनी हिम्मत नहीं वो अपना सांस निकाल दे। लेकिन भाई हम आजाद हैं, हम फ्रीडम फाइटर हैं। आप सभी साथियों से मैं एक बात कहना चाहता हूं, आप तो कम से कम जो सरकार गलत कर रही उसका विरोध करो। विपक्ष आप ही हो, कोई और नहीं है। एक मेरी ये आप सबसे विनती है, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, इनके साथ जुड़े हुए इंसान, जब तक आपका अग्निपथ वापिस नहीं होता है, आप उस इंसानों का विरोध करें अपने घर में बैठ के। ना तो उनको कोई अपने घर में घुसने देगा, ना उनको कोई अपने गांव में घुसने देगा, ना उनको कोई अपने पास बैठाएगा, ना आप उनके पास जाओगे। हम भी देखते हैं ये आपके पास कैसे वोट मांगने आते हैं, आपके पास किस हक से भाईचारा रखने के लिए आते हैं। खट्टर साहब ने कहा कि 4 साल बाद गारंटीड नौकरी देंगे। आप समझदार पत्रकार साथी हो मेरे, मैं आपको फॉलो भी करता हूं। मैं आपसे ही एक बात पूछना चाहता हूं भ्राता श्री, 4 साल के बाद खट्टर साहब की गारंटी कौन लेगा? कौन मोहर मार के देगा कि दोबारा से यही सीएम बनेगा? उनका कार्यकाल 2024 तक का है। अगर उसके बाद वो सीएम नहीं बने, क्या इस बात को लिख के दे सकते हैं? ये तो पहले भी आपके सामने है। एक बार चौटाला सरकार ने हरियाणा पुलिस में जब जवान लिए थे, जिस वक्त हुड्डा सरकार आई, सबसे पहले उन पर गाज गिरी, उनको बाहर निकाल दिया। फिर हुड्डा सरकार ने जो अब हरियाणा पुलिस में लिए थे, अब भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार आई है उनको बाहर निकालने लग रही है, और निकाल भी दिया। अब आगे आने वाली जरूरी थोड़ी यही सरकार है, क्या पता कोई और सरकार आ जाए। कोई और सरकार जब आएगी, इन अग्निवीरों को बाहर निकाल दिया और ये बोल दिया जिन्होंने आपको लिख के दिया था वही नौकरी देंगे, उन्हीं के पास चले जाओ। फिर क्या करेंगे ये साथी? फिर भी आंदोलन करेंगे रोड़ा पहिया के। हम ये चाहते हैं कम से कम अपनी भूंड, अपनी बेइज्जती कराने से पहले ही आंदोलन कर ले। तो एक और नहीं, जब शुरुआत में यू
जो तोड़ है आया था और इसकी पोस्ट भी वायरल होने लग रही थी, तो कुछ साथियों ने पोस्ट डाल के हमारे को बदनाम करने की भी बड़ी कोशिश करी है। कड़ा गए सोनू दलाल और सोनू वाली और भाई मैं क्यों नहीं दिखाते हैं, युवा साथियां साथ क्यों नहीं देते। लेकिन युवा साथी बिल्कुल भी नले वो नहीं, पत्रकार तो रोडबाज भी हैं, लेकिन युवा साथियां तो आना जीरो पोस्ट गिरने वाले भी आने चाहिए ना। सच्चाई तो ये है, मैं आप सभी भाइयों को एक चीज़ के लिए सैल्यूट करता हूँ भाई, क्योंकि आप लोगों को सैल्यूट इसलिए करता हूँ, आपके पास भी दबाव आता होगा, जैसे मेरे पास हमारे को भी धमकियाँ मिलती है, आपको भी गालियाँ मिलती है, हमारे को भी मिलती हैं, फिर भी आप निडर होकर डटे हुए हो। आपको ये भी पता है इसका अंजाम क्या होगा। अगर ये आंदोलन सफल हो गया तो हो सकता है आपको 2-4 आदमी वाहवाही दे दे। अगर ये आंदोलन असफल हो गया, वही आदमी आपको गालियाँ भी देंगे, वही आदमी आपका विरोध भी करेंगे और साथ में आपको टैग भी करेंगे कि अब कहाँ चला गया पत्रकार साहब। लेकिन फिर भी आप बिना झुके बिना डरे इतने अच्छे तरीके से अपने हरियाणा की जो आपने आवाज़ बुलंद की, अपने युवाओं की आवाज़ बुलंद की है, अपने खाप पंचायतों के सरदारों की आवाज़ बुलंद की है, भाई साहब ये करना कोई छोटा काम नहीं है। आप सरकार के भी दुश्मन हो, आप पक्ष के भी दुश्मन हो, आप विपक्ष के भी दुश्मन हो, और फिर भी आप काम करते हो, आपकी सोच को सैल्यूट है। जिस तरीके का युवा आज घर में बैठे हैं तो सरकार ने दबा दिए हुए, सरकार ने वैकेंसी भी निकाल दी, उसका 4 महीने के अंदर अंदर ज्वाइनिंग भी हो जाएगी, तो ये लागू हो जाएगा नहीं। पर फिर किस तरीके का मतलब विरोध अपने आप रुकेगा फिर तो, अगर ज्वाइनिंग होगी तो। देखो बड़ी चीज़ ये है, आपकी बात जायज़ है, बच्चे फार्म भर भी रहे हैं, हम इस चीज़ का ये भी नहीं कहते किसी को कि हम किसी को रोकेंगे भैया फार्म ना भरो, क्योंकि नौकरियां पहले ही बहुत कम हैं। लेकिन मैं उन साथियों से एक बात पूछना चाहता हूँ, जिस गंद में आप कूद रहे हो, 4 साल के बाद आपको लात मार के जब बाहर निकालेंगे, उस वक्त आपके पास रास्ता क्या होगा? क्या 4 साल में जो आप कमा के लाओगे उसमें आपका जीवन पूरा हो जाएगा क्या? मैंने पहले भी बताई, आज फिर बताना चाहता हूँ, एक गौर से इस बात को सुनना, 30,000 रुपये सरकार पर मंथ आपको तनख्वाह देगी। कैश 21,000, कैश 21,000, 9,000 रुपये कटेंगे, 10 मान लो 10 कटेंगे, 20,000 बच गए। 20,000 में कहे दलाल भाई आपको पता है 10,000 रुपये पर्सनल आदमी का खर्चा हो जाए महीने में, नौकरी लगने बाद 10,000 का खर्चा परिवार का भी हो जाए, उसकी जेब में 1 रुपये बच्चे वे 10 जो कटल ना गिरे। उसने नौकरी करी 12 चौक 48 महीने, 48 महीने में उस इंसान ने रुपये कमाए 4,80,000। जब वो 4,80,000 रुपये कमाओगा तो आप क्या सोचते हो घर लेके आएगा? वो बिल्कुल नहीं लेके आएगा। क्यों नहीं लेके आएगा? क्योंकि उस टाइम पे चमचागिरी और ज्यादा बढ़ जाएगी। वो सरकार की चमचागिरी करेगा, अपने नेता की चमचागिरी करेगा, अपने अफसर की। पता क्यों? उसको उन 25% वालों में पक्का होना है। पक्का होने के लिए वो रिश्वत देगा, पक्का होने के लिए वो उनका चमचा बनेगा, वो देश का सिपाही नहीं बनेगा। जो 75% घर आओगे, कहीं ना कहीं एक चीज पक्की होगी, जो 75 घर आएंगे समाज में ताने दिए जाओगे कि तेरे अंदर काबिलियत नहीं थी तो 25 में जाओ है, तो फौजी नहीं कहूंगे लोग। ये 100% बात है, उनको ताने ही मिलेंगे, इतना अच्छा होता तो तू तेरी गिनती 25% में होती। और ये बात सत्यता, ये बात उनको फेस भी करनी पड़ेगी, उनको उस टाइम पे फील भी होगी, लेकिन उनके पास उस टाइम कोई ऑप्शन नहीं होगा। फिर आप जैसे हमारे जैसे पता है क्या कहेंगे? तुम्हारे लिए लड़ रहे थे तब कहाँ थे भाई? तब तो तुम चूड़िया पहन के अपने घरों में बैठ गए। कई कोचिंग सेंटर भी ऐसे हैं जिन्होंने इतना दबाव डाल दिया है, जो सरकार के साथ डायरेक्ट संबंध बनाते हैं, सरकार की थाली में खाते हैं। उनका सिर्फ यही काम है, वो लोगों को, बच्चों को, युवा बच्चों को बहलाते फुसलाते हैं, बेटा 4 साल की कर लो, या भी नहीं मिलेगी फिर कड़ा जाओगे। ये लोगों की सोच है, छोटी मानसिकता। आप सभी साथियों को बता दूं, भारत देश के अंदर 1 करोड़ सरकारी पद खाली हैं। जो 1 करोड़ सरकारी पद खाली हैं, उनके लिए आप लोग हर साल फार्म भरते हो। आपके फार्मों से ही जो भर्तियां कैंसिल कर देते, ये भर्ती आ गई नहीं, फार्म भर दिए, फिर उसने कैंसिल करते हैं। लेकिन जो फार्म का पैसा लगता, जो फीस कटती है, उससे सरकार हर साल 1,300 करोड़ रुपए कमाती है, 1,300 करोड़। इतने रुपए में वो लोगों को रोजगार भी दे सकती, तनख्वाह भी। और जो 1 करोड़ पद है, ये भी मैं आप सभी साथियों को बता दूं, गारंटी देता हूं, जब 2023 आएगा, ये पता लग जाएगा चुनाव का 1 साल रह गया, धड़ाधड़ भर्तियां निकलेंगी, धड़ाधड़। क्योंकि वे सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं पीछे के 4 साल के कार्यकाल को लोग भूल जाएं, और ये जो लॉलीपॉप है इसको याद रखें। कम से कम अब तो आंखें खोल लो मेरे साथियों, मेरे भाइयों, यह लड़ाई हिंदुस्तान की है, खाली एक अग्निपथ की नहीं है। जो राजनीति वाला मैटर है, एक MP MLA खतर भी कर देनी चाहिए, फिर एक बार ही इलेक्शन लड़ सकता, उसके बाद नहीं लड़ सकता, उसकी पेंशन बंद कर देनी चाहिए। मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन MP MLA तो खुद ये करने लग रहे हैं। उन्होंने तो खुद मीटिंग करी, मीटिंग में ये कहा है कि हमारी पेंशन बढ़ाई जाए। अब एक बात सोच के देखो,
उनको सरकार कितनी सुविधाएं देती है। एमएलए तो एक ही बनता है, उसके परिवार का इलाज फ्री, उसके परिवार का घूमना फिरना फ्री, ट्रेन की टिकट फ्री, पायलट की टिकट फ्री, सब कुछ उनके लिए फ्री। क्यों भाई? एमएलए तो मैं बना हूं, तो मेरा जो परिवार है उसको किस लिए सुविधाएं? और जब मैं एमएलए बन के मेरा कार्यकाल पूरा हो गया, संपूर्ण हो गया, उसके बाद भी मेरे को सुविधाएं मिल रही किस लिए? मेरे को सिक्योरिटी मिल रही किस लिए? सरकार की तरफ से मेरे परिवार को सिक्योरिटी मिल रही किस लिए? क्योंकि उन पे कोई हिसाब किताब लेने वाला नहीं। अगर आप उनकी कैंटीन में जाओगे, आपको 2 रुपए में भरपेट चावल मिलेंगे, 5 रुपए में भरपेट खाना मिलेगा, 50 पैसे का समोसा मिलेगा, 30 पैसे की चाय। मैं पूछना चाहता हूं, आम आदमी के लिए कहां है ये चीजें? यानी कि जो इतनी बड़ी पंचायत में बैठते हैं एमपी एमएलए, उनके लिए तो इतनी सुविधाएं, आम आदमी मरता जा रहा है। एमपी एमएलए की तो जान का खतरा नहीं होता, लेकिन फौजी तो 24 घंटे मौत को मुंह मारा। देखो भ्राता श्री, फौजी मौत के मुंह में रहते हैं, उसका कारण भी तो यही है ना, इनकी गंदी राजनीति। जैसे जैसे चुनाव आता है बॉर्डर के ऊपर, ये खुद तनाव करवा देते हैं, उस तनाव से इनका चुनाव चलता है। उस तनाव में एक गरीब परिवार के फूल जैसे बच्चे शहीद हो जाते हैं, फिर उनकी लाश पे रोना रोके वहां आके इनाम की घोषणा करके उस लाश को खरीद लेते हैं, वही ड्रामा करके लोगों की वोट पाते हैं। तो कुछ मैंने जो है फेसबुक का ऊपर है बहुत सारे जो बीजेपी के लगाओ या फिर कोई जो अपना विरोध लग रहे हैं करने इसका, वो कहा है कि भाई कि मैं तो मिलन लग रहा नहीं, बुकी पे बैठ कर बीड़ी भी तो पींदे फिर हैं युवा। देखो भाई, छोटी सोच के आदमी छोटी बातें करेंगे, क्योंकि उनकी सोच इतनी, इससे बाहर उनकी सोच जा नहीं सकती। बग्गी वाली बात वो करेगा जो बग्गी पर खुद बैठनिया होगा उनके बीच में। और युवा साथियों के लिए यही संदेश है भाई, आप घर से बाहर नहीं निकल रहे, आप कहीं भी अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहे, अरे कम से कम घर बैठ का भगवान ने आपको सोशल मीडिया दी है, भगवान ने आपको मुखबर दिया है। ये जो भाजपा पार्टी आपके घर घर पहुंच रही है, आपकी जेब में जो फोन डालते हो ना, ये फोन इन्होंने इसीलिए सस्ते करे थे, आपकी जेब तक फोन पहुंच जा। फिर इन्होंने इसीलिए फ्री नेट किया, आपकी जेब तक जो आपका भारतीय जनता पार्टी उसका प्रचार पहुंच जा। उसका प्रचार करने के लिए आपकी जेब में फोन दे दिए। अब सोशल मीडिया पे इन लोगों ने अपना कब्जा कर लिया है। कम से कम आपके पास भी एक ऑप्शन है, उस चीज का फायदा उठाएं। आप भी अपनी आवाज, अपनी बात रख सकते हो, अपनी चीजें बुलंद कर सकते हो। अरे कम से कम इस सोशल मीडिया पे तो बोलना शुरू कर लो। आज एक हर्ष शिकारा आप लोगों को बोल के बता रहा है, मेरे साथ में बैठे 20 पत्रकार साथी मेरे को कवर कर रहे हैं। हो सकता आने वाले समय में मेरे जैसे 1000 साथी और बोलने लगे, 100% क्रांति आऊगी और आपको कवर करने वाले नए 1 लाख भाई और आऊंगे, तो क्रांति यहां से भी शुरू हो सकती है। पॉजिटिव सोच कर कम से कम घर पे बैठ के तो इस आंदोलन को आगे बढ़ा लो। सभी साथियों का धन्यवाद।